हेलो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एक चैप्टर, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और आपने यहाँ पे उस थंबनेल पे क्लिक किया होगा यही सोचकर कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, और हम इस सीरीज में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है एक यूनिट है जिसके अंदर कई चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आज हम इस चैप्टर पर ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये दो ग्रीक वर्ड से बना था, ट्रिगनन और मेट्रन, ठीक है। ट्रिगनन और मेट्रन, ट्रिगनन और मेट्रन जो दोनों के दोनों हैं ये ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। ट्रिगनन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रन का मतलब होता है मेजर। ट्रिगनन का मतलब ट्रायंगल और मेट्रन का मतलब मेजर। ये साइंस का, ये मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल के मेजरमेंट्स के बारे में डील करते हैं, जैसे उनके एंगल्स के बारे में, उनके साइड्स के मेजरमेंट के बारे में, और कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड एंगल्स से कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड होते हैं ट्रायंगल्स के, उसके बारे में हम डील करते हैं। तो अब हम इस लेक्चर में जानेंगे एंगल्स के बारे में, मेजर ऑफ एन एंगल के बारे में, सेंस ऑफ एन एंगल के बारे में, राइट एंगल के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, कोटर्मिनल एंगल्स के बारे में, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के बारे में, एंगल इन क्वाड्रेंट के बारे में, क्वाड्रेंट एंगल के बारे में, और साथ ही साथ ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस के बारे में। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कितने सिस्टम्स है एंगल को मेजर करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, जैसे देखते हैं एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एंगल्स में हम देखते हैं, एक कंसीडर करते हैं केस। अच्छा, आपको ये पता होगा ना कि इसे क्या बोलते हैं, ये जैसे ये है, मैंने लिखा ए बी, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। चलिए आपको बेसिक बातें बता देता हूँ। लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये देखिए दोनों साइड से फिक्स्ड है, मतलब दोनों साइड से रुका है। लाइन सेगमेंट का लेंथ कभी बढ़ नहीं सकता, ठीक है। बस इतना ही है। अगर ये मान लो x सेंटीमीटर का है तो बस उतने का ही रहेगा। x सेंटीमीटर का है तो बस इतने का ही रहेगा। अच्छा, एक होता है रे। रे क्या होता है? चलिए देखते हैं। ये देखिए फिक्स्ड पॉइंट है, मान लेते हैं ए को मैंने फिक्स कर दिया, और यहां से ये एरो का साइन दिखाता है। देखिए पॉइंट डॉट जो है ये दिखाता है कि रुका हुआ है, ठीक है। डॉट जो है ये दिखाता है कि फिक्स्ड है, मतलब अब लेंथ बढ़ने वाला नहीं है, यहाँ से दोनों ही साइड से रुका हुआ है। लेकिन ये देखिए ये एरो दिखाता है कि ये एक साइड से बढ़ सकता है, मतलब जिस साइड पे एरो है वो उस साइड से इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, बढ़ सकता है। इसलिए ये हो गया जैसे मैंने, तो ए बी। तो इसको रे कहते हैं, जो एक साइड से फिक्स हो, मतलब इधर से इसका लेंथ ना बढ़ सके लेकिन इधर से लेंथ बढ़ सके, तो ये क्या कहता है? ये रे कहलाता है। अब आगे बात करते हैं हम लाइन की। तो लाइन क्या होता है? लाइन देखो कुछ इस तरह का होता है। लाइन के केस में क्या होता है ना कि लाइन दोनों ही तरफ से बढ़ सकता है, जैसे ए बी यहाँ पे लाइन है और लाइन का कोई फिक्स लेंथ नहीं होता, तो इसको लाइन बोलते हैं। कुछ बेसिक हिसाब से मैंने डिस्कस कर लिया। अब चलिए बात करते हैं एंगल के बारे में, जो हमारा मेन मुद्दा, मेन टॉपिक। तो देखिए हम एक रे कंसिडर करते हैं, ओ ए। रे कंसिडर करते हैं ओ ए, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने एक रे कंसिडर कर लिया ओ ए, और इस रे की बात करते हैं। ये रे जो है ओ ए, इसमें ओ जो है फिक्स पॉइंट है और ए क्या है? ए बढ़ सकता है, ए के डायरेक्शन में हमारा लेंथ बढ़ सकता है। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया कि हमने एक रे लिया, ठीक। इस रे को हमने रोटेट कराया। रोटेट कराना मतलब घुमाना। तो हमने इस रे को क्या किया? घुमाया, और एक पोजीशन, ये रे जो था ये ओ ए पोजीशन पे था, अब ये पहुंच गया ओ बी पोजीशन पे, ठीक है। ओ ए पोजीशन से ओ बी पोजीशन पे पहुंच गया। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ? तो ये जो पहले पोजीशन था रे का, इसको इनिशियल साइड कहते हैं, और इसको कहते हैं टर्मिनल साइड, जो बाद में पोजीशन आया। और ये पॉइंट ओ जो है, ठीक है, जिसके अबाउट में, इस पॉइंट के अबाउट में रे ओ ए रोटेट किया, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। इसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। इस फिगर, ये जो फिगर ऑब्टेन हुआ ना रे ओ ए को रोटेट करके ओ बी तक जाने में, इस फिगर को ही हम एंगल दरअसल बोलते हैं, ठीक है। अब इसी को एंगल बोलते हैं। अब आपके माइंड में आया हो कि सर एंगल तो 30 डिग्री होता है, 40 डिग्री होता है, ये फिगर कैसे एंगल हो गया? समझाते हैं। ये था एंगल क्या होता है। अब बात करते हैं मेजर ऑफ एंगल, जो ये आपको यहां से क्लियर होगा, ठीक है। ये आपको यहां से क्लियर होगा, मेजर ऑफ एंगल, ये आपको यहां से क्लियर होगा। तो देखिए यहां से क्लियर करते हैं। रे है मेरे पास ओ ए, रे है मेरे पास ओ ए, ये रोटेट करके कहां गया? ओ बी तक गया, ठीक। ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड,
और जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं तो हम लोग क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, उसको लेंथ कहा जाता है, ठीक है, उसको लेंथ कहा जाता है। कितना हम चले उसको मेजर करने का मतलब अमाउंट वी हैव वॉक थ्रू, या आप जो भी कह सकते हो। तो वो क्या होता है, वो होता है अमाउंट थ्रू विच वी हैव मूव्ड, वो क्या होता है, वो लेंथ कहलाता है, ठीक है। जब लीनियरली मूव कर रहे हो तो लेंथ कहलाता है। और बहुत से केसेस में उस पर बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे बात करूंगा कि इसी तरह से जब रोटेट होता है ना, जो घूमना होता है, तो घूमने को कैसे मेजर करते हैं हम लोग, वो हम लोग एंगल से मेजर करते हैं, ठीक है। उसका जो यूनिट होता है वो होता है, मतलब यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ वो कैसे मेजर होगा, तो वो मेजर ऑफ एंगल कहलाता है, ठीक है। जैसे लेंथ का कुछ मेजर होता है, उसी तरह से ये एंगल किसे कहते हैं हम लोग, जो रोटेट किया रे, तो कितने अमाउंट से रोटेट किया, ठीक है, कितने अमाउंट से रोटेट किया, इस चीज को हम लोग एंगल कहते हैं, इस चीज को हम लोग मेजर ऑफ एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल क्या है, इस एंगल का मेजरमेंट कितना है, ये एंगल मतलब ये रे कितना घूमा, तो ये थीटा घूमा, तो इस केस में ये थीटा जो हो गया यही मेजर ऑफ एंगल हो गया, जिसको आप लोग बचपन से एंगल कहते आते हो। कोई बात नहीं, सब सही है, सब चलता है। तो अब हम बात करते हैं सेंस ऑफ एन एंगल और राइट एंगल में। सेंस ऑफ एन एंगल क्या होता है कि एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, उसको सेंस ऑफ एंगल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे पता चलेगा कि एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव है, कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, कौन सा एंगल नेगेटिव होता है। देखिए हमारे पास ये इनिशियल साइड था ओ है, मतलब ये एक रे है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये रोटेट किया और जाके टर्मिनल साइड ओबी को, मतलब टर्मिनल साइड पे चला गया ओबी, ठीक। तो अगर ये रोटेशन जो हो ये इस तरह से हो, मतलब ये रोटेशन कौन सा रोटेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बहुत से लोगों को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसे मन आता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के, जैसे क्लॉक में आपने देखा होगा सुई होती है किस तरह से घूमती है, इस तरह से घूमती है, टिक 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 टिक, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जस्ट मतलब कि क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना, इस तरह से घूमना, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मेरा रे रोटेट करके टर्मिनल साइड तक पहुंच रहा है इनिशियल साइड से, उस केस में हमारे पास क्या होता है, उस केस में पॉजिटिव एंगल बनता है, ठीक है। ये जो भी एंगल बना पॉजिटिव एंगल बना, जैसे कि 45 डिग्रीज, एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एग्जांपल हो गया 45 डिग्रीज, ठीक है, 60 डिग्रीज, ये सब देखो सब पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव एंगल बन रहा है। अब ये हो गया पॉजिटिव एंगल, समझ गए पॉजिटिव एंगल्स क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। बहुत अब आते हैं नेगेटिव एंगल पे। ये नेगेटिव एंगल है, आप में से बहुत से बच्चे होंगे समझ भी गए होंगे नेगेटिव एंगल कैसे क्या है नेगेटिव। अब मान लो जैसे कि OA जो है वो इनिशियल साइड है और OB तक पहुंच रहा है रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो समझ लो, ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, CW, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज ACW, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया आपके समझने के लिए। तो अगर कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है कोई रे और इनिशियल से टर्मिनल साइड तक जा रहा है, तो उस केस में नेगेटिव एंगल होता है। एग्जांपल ले लो इसके भी, तो यहाँ देखो ये एंगल नेगेटिव बना, एग्जांपल क्या हो सकता है, इसे -45 डिग्री हो सकता है, -60 डिग्री हो सकता है, -90 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल की अब बात करते हैं। राइट एंगल क्या होता है, जब कोई भी रे इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी रे इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाता है ना, तो अगर वो 1/4 ऑफ सर्कल, अब 1/4 नहीं, मतलब कि हम आप कह सकते हो 1/4 ऑफ सर्कल भी कह सकते हो, 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल, जब वो 1/4 ऑफ सर्कल को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे इस केस में आप देख सकते हो कि ये इनिशियल साइड था, ये फाइनल साइड है, मतलब कुछ इस तरह से रोटेट किया, इस तरह से भी कर सकता है, कोई बात नहीं उसमें। तो ये क्या हुआ इस केस में कि इस ये जो एंगल बना, इसने क्या किया, ये 1/4 ऑफ सर्कल मतलब 1/4 सर्कल, ठीक है, को इसने क्या किया, डिस्क्राइब कर दिया। देखो किस तरह से डिस्क्राइब किया, अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ कन्वीनियंस के लिए, तो देखो ये क्या बन गया, ये मैंने डॉटेड कर दिया। बहुत बढ़िया, इससे आपको पता चल गया कि देखो ये 1/4 ऑफ सर्कल बन रहा है ना, तो ये एंगल जो बना इसको राइट एंगल कहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इसी एंगल को यहाँ से मतलब यहाँ से निकाल करके यहाँ बना दिया है, इस एंगल को राइट एंगल कहते हैं। बहुत से बच्चों को पता भी होगा और आपको पहले से भी पता है राइट एंगल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो अब बात करते हैं क्वाड्रेंट्स के ऊपर। देखिए क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं तो उससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि मान लो दो लाइंस हैं, क्या है, दो लाइन सेगमेंट रे सब बताया मैंने। तो ये लाइंस है, देखो मतलब ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, ये एक्सपैंड होते चले जाएंगे, ठीक है, दोनों ही साइड से, ये भी देखो।
तो लाइन की बात करते हैं, जैसे तो दो लाइन से मान लो एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, दो लाइन से एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। इन दोनों लाइंस को ध्यान से देखो, अगर ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो ओ पे और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, ठीक है, 90 डिग्री को इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं 90 डिग्री के एंगल को। तो 90 डिग्री का ये लोग एक दूसरे से एंगल बना रहे हैं, मतलब हर जगह से हर एंगल मतलब देखोगे तो 90 डिग्री बना रहे हैं। तो उस केस में ये प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड को, किसी भी प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस तरह से पढ़ना 1 2 3 4, ताकि आपको क्वाड्रेंट भी समझ में आ जाए। अब जो हर एक पार्ट है इसी को क्वाड्रेंट कहा जाता है। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ध्यान सुनना, ये क्वाड्रेंट आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हो कि ये फर्स्ट इसको सेकंड बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक कन्वेंशन लिया गया है, ठीक है, एक कन्वेंशन लिया गया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इन लाइंस, अब ये जो लाइंस है, इन लाइंस को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ऐसे तो एक्सिस हम कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस बोलते ही हैं, और इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको एक्सिस को वाई एक्सिस, मतलब ये पूरे लाइन को वाई ओ वाई डैश और एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली बोल सकते हैं। और साथ ही साथ इन दोनों को अगर एक साथ बोलें तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस, एक्सिस मतलब एक एक्सिस, और एक्सेस AXES मतलब प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स की बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन पे। अब बात करते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट एंगल के बारे में। इन दोनों को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है, अब बहुत से बच्चों को ये बेसिक टर्म्स ही मालूम नहीं होते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए बेसिक टर्म्स। तो चलिए देखते हैं, यहाँ बात करते हैं, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये अगर मैं चाहता तो ऐसे भी पढ़ा सकता था, इन बिना इन टर्म्स पे चर्चा किए जस्ट हम लोग क्वेश्चंस को तुरंत करने के लिए, लेकिन मैं इन टर्म्स पे भी डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आपको मैं सही नॉलेज अच्छे से आपको फील करा दें। चलिए तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की बात करते हैं। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है? देखिए, अगर क्या हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास, चलो इसको कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ये समझ में आया तो कोई बात नहीं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको ये तो पता चल गया, बढ़िया। अब देखते हैं ये पॉजिटिव एक्सिस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये पॉजिटिव एक्सिस है। आपने बचपन में भी अपने 9th-10th में पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। और ये नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपको क्लियर है। इतना जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इतना पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इतना नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। और ये ऑरिजिन कहलाता है, आपको पता है ना, ये ऑरिजिन कहलाता है, ये ऑरिजिन। अब हम लोग समझते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई एंगल है जिसका इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्सिस है, मान लो इसे मैंने ये दे दिया ओके। इनिशियल साइड क्या हो? इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, फाइनल साइड, अच्छा, और साथ ही साथ उसका वर्टेक्स जो हो वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करे और इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड करे, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अलाइन करे। तो उस केस में जो एंगल बनेगा, अब चाहे उसका टर्मिनल साइड यहाँ हो, चाहे टर्मिनल साइड यहाँ हो, चाहे टर्मिनल साइड यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, उस केस में जो भी एंगल्स बनेंगे, देखो चाहे ऐसे चले जाओ, चाहे जो भी जैसे भी जाना है, आपको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, कुछ भी लेना है, उस केस में जो भी एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा? वो एंगल होगा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा, ठीक है, वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। अब एंगल इन क्वाड्रेंट क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं इसको रख दूंगा थोड़ा, एक सेकंड आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको रख करेंगे।
देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है ना कि मान लो वही केस होता है, मतलब एंगल जो हो वो क्या हो, वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए, मतलब वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करना चाहिए और जो मेरा इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। इस केस में क्या होता है ना, इस केस में जो टर्मिनल साइड होना चाहिए एंगल इन अ क्वाड्रेंट, अगर टर्मिनल साइड मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो अगर मेरा टर्मिनल साइड ये इनिशियल है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स मेरा ओरिजिन से कोइंसाइड कर रहा है और इनिशियल साइड मेरा पॉजिटिव एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो उस केस में जब टर्मिनल साइड मेरा जो है अगर वो मान लिया मैं बी दे देता हूँ, तो अगर मेरा टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसे कहा जाएगा क्या, एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है। अगर वो सेकंड में चला जाए तो एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट होगा, अगर वो थर्ड में चला जाए तो एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ में चला जाए तो एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठा कि सर एंगल अगर ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ना थर्ड में हो, ना सेकंड में हो, ना थर्ड में हो, ना फोर्थ में हो, और एंगल अगर इनमें से किसी एक्सिस पे ही आ जाए, या फिर हो सकता है कि 0 डिग्री का एंगल, आपको समझाने की बोल रहा हूँ, 0 डिग्री का एंगल मतलब कि हो सकता है कि दूसरा टर्मिनल साइड है वो भी यही हो, या यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो क्या करेंगे सर, वो तो एंगल ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ना सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ना थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ। वैसे एंगल्स को हम लोग एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ नहीं कहते, वैसे एंगल्स को हम लोग क्वाड्रेंट एंगल कहते हैं, जिसका इनिशियल साइड, ध्यान से सुनना, जिसका इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाइन कर रहा हो, वर्टेक्स ओरिजिन से कोइंसाइड कर रहा हो, और टर्मिनल साइड इनमें से किसी भी एक एक्सिस पे कोइंसाइड कर रहा हो, चाहे वो एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स हो या पॉजिटिव वाई हो, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स हो या नेगेटिव वाई हो, तो वैसे एंगल को ही क्वाड्रेंट एंगल कहते हैं। हमने तीनों पे डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, थोड़ा सा रुक जाओ, दो बातें और करेंगे। अब बात करते हैं ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस पर कोटर्मिनल एंगल्स पे, ये दो चीजें इनको भी समझ ही लो। ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, देखो समझते हैं, बहुत इजी बात है, सुन लेना समझ जाओगे। देखो अब मान लो ये मान लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, इसको मैं मान लो यहाँ तक ले गया। अच्छा इसको x भी छोड़ सकता हूँ मैं, क्योंकि रे है, इस साइड तो रे ही दिखाना है ना, तो जरूरी नहीं कि ए ही लें हम, ठीक है। समझते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, एक एंगल है, ठीक है, एक एंगल है, ये एक क्या है, ये एक एंगल है, आप इसे कह सकते हो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस और कोटर्मिनल एंगल्स पे, यही दो चीजें थी जो छुटी हुई थी। ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखो ये मान लो मेरे पास वही कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये एंगल स्टैंड पोजीशन में है ना, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, ये ओरिजिन है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अलाइन है ओ एक्स रे, ठीक है, और वर्टेक्स जो था, वर्टेक्स क्या है, वो ओरिजिन पे कोइंसाइड कर रहा है, ओरिजिन से कोइंसाइड कर रहा है। तो अब आप कह सकते हो कि सर आपने ए क्यों नहीं दिखाया यहाँ पे, मतलब आपने एक ए रे क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि रे है यार, तो उसको एक्स भी मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, ये भी तो एक रे ही है। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में समझने की कोशिश करते हैं हम। इस केस में हो रहा है ये कि देखो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ठीक है, ये एंगल इन क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन में है, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मतलब जो इनिशियल साइड है पॉजिटिव एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। टर्मिनल साइड जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बहुत बढ़िया। ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मान लो टर्मिनल साइड पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, बी ले लो, या कोई दूसरा पॉइंट पी ले लो, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, उस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर गिराओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, किस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर गिरा दो, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने BM परपेंडिकुलर गिरा दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, जो कि OX को M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये क्या किया मैंने, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया, बढ़िया। तो उस केस में जो ट्रायंगल बना ना, ये OBM ट्रायंगल या MOB आप जो भी कह लो, ट्रायंगल MOB, ये कहलाता है ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल का इस तरह से सिंबल लिखते हैं, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। आप कह रहे हो कि सर क्यों बता रहे हैं ये सब भैया, कि ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस में ट्रायंगल इसको कहते हैं, हमें पता है,
सबको बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, बेसिक से ही चलेंगे ताकि कोई भी सीख सके। साइंस लेने के बाद पछतावा ना, तो ये ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस हो गया। सिर्फ पछतावा तो हो ही रहा होगा। देखते हैं, ये ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस हो गया। किस एंगल के लिए ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस हुआ? ये एंगल एमओबी के लिए ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस है, एंगल एमओबी के लिए। अब जिस हर एक एंगल का अपना ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस होता है। मान लो अगर हम कोई इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ पी कर देता, तो एंगल एमओपी, या कह लो आप इसको एक्सओबी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले तो हमने एक्स कंसीडर किया था, एम को नहीं लेते हैं। एंगल एक्सओबी के लिए क्या है? ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि तो पहले एंगल एक्सओबी था। अब एंगल एक्सओपी के लिए ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस मान लो इस तरह से परपेंडिकुलर गिराओ, यहाँ एन लगा दो, तो इसके लिए हो गया एनओपी। ट्रायंगल एनओपी जो है वो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस हो गया किसके लिए? एंगल एक्सओपी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस पता कर सकते हो, ठीक है। ये इन एंगल के लिए ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं को टर्मिनल एंगल्स की बात करते हैं। को टर्मिनल एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? देखो ऐसे एंगल्स होते हैं, को टर्मिनल एंगल्स वो एंगल्स हैं जिनका, यहाँ पे देखो को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है, ये दो एंगल्स को यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। दो एंगल्स की बात हो रही है, देखो ध्यान से सुनो। ये इनिशियल साइड है, हमें पता है ये इनिशियल साइड है, और ये क्या है? ये टर्मिनल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। ये इनिशियल साइड है नीचे वाला, और ये टर्मिनल साइड है ऊपर वाला। आप लेने के लिए कुछ भी ले सकते हो, मैं समझाने के लिए एक जो हमारा कन्वेंशन चला आता है उसी तरह से समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई कन्वेंशन भी नहीं है फिलहाल, मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा आप समझ लो। ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, मतलब इस तरह से रे रोटेट किया और यहाँ पे पहुंचा। दूसरे केस में आप इसको दूसरे तरह से देखो तो ये क्या इस तरह से एंगल नहीं बना रहा, इस तरह से भी तो ये एंगल बना रहा है, मतलब OA जो है इनिशियली साइड रहेगा, OB टर्मिनल साइड ही रहेगा, लेकिन OA को हम इस तरह से रोटेट कराएंगे। इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। थीटा क्या है भैया? थीटा आप कंसीडर कर सकते हैं वेरिएबल की तरह होता है, ठीक है। जनरली हम लोग एंगल्स में ही कंसीडर करते हैं। और फाई भी वेरिएबल ही है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि थीटा एंगल बना है और ये फाई एंगल बना है। तो ये देखो दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स तभी को टर्मिनल एंगल्स कहे जाएंगे जब उनका इनिशियल साइड, दोनों का इनिशियल साइड कोइंसाइड करे और टर्मिनल साइड कोइंसाइड करे। इनिशियल साइड कोइंसाइड करे और टर्मिनल साइड कोइंसाइड करे। देख लो यहाँ पे इनिशियल साइड कोइंसाइड कर रहा है दोनों एंगल्स का, यही इनिशियल साइड है सेम, और टर्मिनल साइड भी कोइंसाइड कर रहा है, ये देखो ये सेम है, ठीक है। कोइंसाइड करने का मतलब होता है कि एक दूसरे को इस तरह से देखो ढक लेना, कोइंसाइड होता है। बहुत बढ़िया, समझ गए हम लोग दोनों को, इनिशियल साइड भी समझ गए, टर्मिनल साइड भी समझ गए, और सॉरी को टर्मिनल एंगल्स और ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस भी समझ गए। तो ये दोनों एंगल्स क्या है? को टर्मिनल एंगल्स हैं। कहोगे कि सर वर्टेक्स भी सेम होना चाहिए, आपने डेफिनेशन में क्यों मेंशन नहीं किया? आपने सिर्फ बताया कि इनिशियल साइड कोइंसाइड करे, टर्मिनल साइड कोइंसाइड करे, तो वो दोनों एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स हो जाएंगे। देखो आपको पता है कि दो लाइंस की बात हो रही है, दो लाइंस इंटरसेक्ट कहाँ कर सकते हैं? मान लो इस तरह से भी है अगर, तो दो लाइंस इंटरसेक्ट हमेशा एक ही पॉइंट पे करते हैं ना। तो अगर इन दोनों लाइंस को सेम कर दिया जाए तो हमेशा ये पॉइंट जो वर्टेक्स है वो तो सेम ही रहेगा ना, तो इसको मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये खुद ब खुद जब ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है तो ये खुद ब खुद कोइंसाइड करेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दो लाइंस का, ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा हो तो। बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे, जिसको कहते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कितने सिस्टम्स हैं और हर एक सिस्टम को जानते हैं हम लोग अच्छे से, चलिए जानते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे। कितने तरह के सिस्टम्स हैं? अब किसी भी चीज को मेजर करते हो, डिस्टेंस को मेजर करते हो, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हो, स्पीड को मेजर करते हो, तो उसका कुछ यूनिट होता है ना। तो कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिनमें हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे को मेजर कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो देखते हैं, तीन तरीके होते हैं। देखो तीन तरह की यूनिट इसके लिए बनाए गए हैं, तीन जगहों से बना, किसी ने कभी इंग्लैंड ने बनाया तो कहीं यूरोप ने कुछ अपना योगदान दिया, तो कुछ देख लेते हैं। पहला जो सिस्टम है वो है इंग्लिश सिस्टम, जिसको सेक्साडेसिमल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा है फ्रेंच सिस्टम, जिसको सेंटेसिमल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम, एक करके सारे सिस्टम्स पे बात करते हैं। देखो आपने ये पढ़ लिया कि राइट एंगल क्या होता है, आपको पता है कि एक जब 1/4 ऑफ सर्कल जो है, 1/4 ऑफ सर्कल को क्या कर दे, कोई भी रे रोटेट करके डिस्क्राइब कर दे, मतलब बना दे, तो उस समय जो एंगल बना वो राइट एंगल होता है। बहुत बढ़िया। तो ये जैसे हमारे पास ये क्या है, राइट एंगल है। हम क्या करेंगे, अब सेक्साडेसिमल सिस्टम की मैं पहले बात कर रहा हूँ, उसको समझना। अगर इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है,
अब बहुत छोटे पैमाने पे, बहुत छोटे से ये करना पड़ेगा। मैं इसको मैग्नीफाई करके तो अब नहीं दिखा सकता उतना, लेकिन मान लो मैंने इस तरह से क्या किया, इसको डिवाइड किया मैंने 90 इक्वल पार्ट में। कितने? 90 इक्वल पार्ट्स में, 90 इक्वल पार्ट्स में क्या किया मैंने, 90 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया एक राइट एंगल को। तो इसमें ठीक है, जो एक पार्ट जो एंगल बनाएगा वो होता है 1 डिग्री। एक पार्ट जो बना रहा है वो 1 डिग्री है, तो मतलब 90 पार्ट्स में बनाया तो ये 90 डिग्रीज हो गए। डिग्री समझते हो ना, डिग्री देखो यहाँ लिख देता हूँ, डिग्री। डिग्री इसका डिनोशन कैसे होगा, जैसे 1 डिग्री है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 डिग्री, x डिग्री है तो इस तरह से लिख देंगे x डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर में एक 0 लिख करके हम डिग्री को दिखा सकते हैं। इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक राइट एंगल 0 या डॉट किसी से भी आप दिखा सकते हो, जनरली 0 लिखा जाता है, तो मैंने बता दिया आपको। अब देखो, तो एक राइट एंगल क्या है, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, हर एक पार्ट 1 डिग्री का है, तो पूरा राइट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो एक राइट एंगल 90 डिग्री, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। आपने बचपन में पढ़ा होगा ये बात, इस बात को मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, आपको फील दिला रहा हूँ। दूसरी बात कर लेते हैं, अब ये जो 1 डिग्री मेरे पास बना, ठीक है, ये 1 डिग्री बना, अब इसको भी जब मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूं और इसको भी मैं क्या करूं कि 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 60 इक्वल पार्ट्स में इस 1 डिग्री को डिवाइड कर दूंगा, तो हर एक पार्ट जो होगा, जो एंगल सबटेंड करेगा वो 1 मिनट कहा जाएगा। ठीक है, 1 मिनट कहा जाएगा। तो उस हिसाब से 1 डिग्री चूंकि 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 1 डिग्री में क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। मिनट्स को इस तरह से दिखाते हैं एक डैश से। दूसरे पे बात करते हैं, अब 1 मिनट जो हमारा एंगल बना उसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और हर एक पार्ट जो होता है एंगल बनाता है वो होता है 1 सेकंड। तो यहाँ पे 1 मिनट जो कि 60 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है, और सेकंड्स को डबल डैश से दिखाया जाता है। ये देखो, सेकंड्स को डबल डैश से दिखाया जाता है। सेम केस हम लोग सेंटिसिमल सिस्टम यानी कि फ्रेंच सिस्टम में कहते हैं। फ्रेंच सिस्टम में भी ऐसा ही होता है कि एक राइट एंगल ले लिया मैंने, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, राइट एंगल पहले भी आता था। राइट एंगल ले लिया, इसको क्या किया मैंने, इसमें क्या होता है ना, इसमें 90 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, इसमें 100 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। जैसे देखो, इसमें 100 इक्वल पार्ट्स में, इसमें और भी छोटे लेवल पे क्या किया गया, बांटा गया, डिवीजन किया गया, और भी छोटे लेवल पे इसमें बांटा गया, और इस तरह से बांट करके मतलब पूरा इसमें और भी छोटे लेवल पे बांट दिया गया। और ये क्या है कि इसमें 100 पार्ट्स में बांट दिया गया ना, इस पूरे एंगल को, राइट एंगल को, ठीक है, 100 पार्ट्स में बांट दिया गया, 100 पार्ट्स में बांट दिया गया। और हर एक पार्ट जो होगा, अब ये जो एक पार्ट है ये कितना एंगल बना रहा है, ये 1 ग्रेड बना रहा है। ठीक है, और इन हर पार्ट क्या ग्रेड्स के नाम दे दिया गया, जैसे यहाँ पे डिग्री दिया गया है, वैसे यहाँ पे ग्रेड्स दे दिया गया। अब हर एक पार्ट क्या है, एक ग्रेड कहलाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक ले लो तो ये एक ग्रेड हो गया। ठीक है, एक पार्ट का क्या एंगल बन रहा है, ग्रेड बन रहा है। हमने 100 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, बहुत बढ़िया। ग्रेड्स, ठीक है, समझते हो ना, ग्रेड्स लिख दिया मैंने। और ग्रेड्स को दर्शाने का तरीका क्या होता है ना, जैसे आपको 1 ग्रेड दिखाना, तो ये देखो छोटा सा जी लिख दो ऊपर में। जैसे मुझे दिखाना है मान लो 180 ग्रेड, तो मैं 180 लिखूंगा और जी ऊपर में लिख दूंगा। मुझे दिखाना है x ग्रेड, तो x लिखूंगा और जी छोटा सा ऊपर में लिख दूंगा, स्मॉल जी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से दिखा दिया। अब इस तरह से यहाँ भी क्या होता है कि 1 ग्रेड 100 मिनट होता है, अब आप समझ रहे हो क्लियरली। और 1 मिनट जो होता है वो 100 सेकेंड्स होता है। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा कॉमन, आपको क्या है कॉमन वो आपको समझ में आ रहा है। तीसरा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस में बहुत ज्यादा यूज होता है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, ये होता है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, डिग्रीज की बात हम लोग करते थे, अब आपको थोड़ा सा डिग्रीज से स्विच करना होगा सर्कुलर सिस्टम पे। अब कैसे स्विच करेंगे ये हम देखेंगे, ग्रेड्स की बात हमें नहीं करनी उतनी, ठीक है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं बनाने, फिर भी आपको कुछ बातें मैं बता दूंगा इसके बारे में। देखिए सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, एक सर्कल ले लो, एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर है O और रेडियस मान लो R, सेंटर O रेडियस R मान लिया। इस सर्कल में एक आर्क कट करो, इस सर्कल में एक आर्क कट करो। अब आर्क मैं दिखा रहा हूं आपको, रफ समझना थोड़ा सा, भाई के लिए समझ लो कि मैंने क्या किया कि ए बी एक आर्क कट किया जिसका लेंथ क्या है R, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। हमने ऐसा कट ही किया, ये आर्क कहलाया जाता है। आपको पता होगा, ये बचपन से पढ़ते हैं, और आर्क क्या होता है यार, आपने सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 9 में, तो आर्क क्या होता है आपको पता है। ठीक, तो हमने क्या किया, एक आर्क कट किया। अरे आर्क मतलब एक सर्कल का पार्ट, जैसे ये कट किया, एक आर्क बना है ना, तो इस तरह से मैंने क्या किया, आर्क कट कर लिया जिसका जो कि जस्ट जिसका मेजरमेंट जो था, जिसका लेंथ जो था वो रेडियस की इक्वल है। अब मान लो ये आर यूनिट्स का था, तो ये भी आर यूनिट्स का मैंने
मतलब इन दोनों को बराबर रखते हुए मैंने आर्क कट किया, आर्क ए बी, ओ बी और ओ ए को ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। तो ये जो एंगल सेंटर ऑफ सर्कल पे बना ना, ये एंगल, इस एंगल को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 रेडियन। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, तो आपको ना लिख रहा हूँ, देखो रेडियन, 1 रेडियन, क्या कहेंगे? रेडियन। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? ये होता है 1 लिख दो और छोटा वाला सी लिख दो ऊपर में, ठीक है, छोटा सा एक सी लिख दो ऊपर में, तो ये 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन होता है, ये मेजरमेंट होता है 1 रेडियन का। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, देखो जब आप आर डी शर्मा पढ़ोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा इसको टफ करके समझाया गया है, इसका प्रूफ निकाला गया है। मैं आपको फटाफट समझाता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे, अच्छा पहले आप ये समझ लो कि रेडियन जो है, मान लो अब मैंने ये दिखाया 1 रेडियन, तो सी लिख दिया। एक्स रेडियन लिखना होता है, इसके ऊपर छोटा सी लिख देंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम सी लिखें ही। हम अगर सिंपली लिख देना कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 1, रेडियन नहीं भी लिखे तो चलेगा, रेडियन नहीं भी लिखे तो भी ये चलेगा, बढ़िया। मतलब ये सी लिखना कोई जरूरी नहीं है, अगर आप सिंपली ऐसे भी लिख दो, हाँ, लेकिन डिग्री या ग्रेड्स मत लगा देना, तो हम इसे रेडियन ही समझेंगे। साइंस में, मैथ्स में भी बहुत जगहों पर आपका रेडियन यूज होने लगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक स्विच करना आना चाहिए, फटाफट से हम स्विच करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो देखते हैं, ये हम समझ गए 1 रेडियन। अब सुनो एक बात, चलिए आपसे वो बात कर लेते हैं, पहले कुछ चीज़ों पर ध्यान दे देते हैं, कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, उसके बाद आपसे ये बात करते हैं। तो थ्योरम से बात कर लेते हैं, 2 थ्योरम से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब चूंकि देखो रेडियन जो है, रेडियन क्या है? रेडियन एक मेजरमेंट के लिए यूज होने वाला एक यूनिट है, ठीक है। तो रेडियन को कांस्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि अब यूनिट ही बदलता रहेगा तो एक रेडियन का मतलब कुछ और वैल्यू होगा, बाद में कुछ और वैल्यू, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो रेडियन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट फिजिक्स में भी इसका कई बार यूज हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं, होता है। और मैथ्स में भी बहुत बार आपको इसका यूज करना पड़ेगा। हम शायद से जो कल क्वेश्चंस करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां भी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो आप ये फॉर्मूला रट लेना, ये बात तो खुद आपको समझ में आ जाएगी, रटने कोई जरूरी नहीं है, फिर भी आप इसे समझ सकते हो लेकिन ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। अब इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ भी है, लेकिन आप लोग जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि कई स्कूल्स में, कई कोचिंग्स में नहीं पढ़ाया जाता है, कई मतलब मोस्ट ऑफ द स्कूल्स और मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में ये बातें, इनके प्रूफ पे डिस्कशन नहीं किया जाता। अगर फिर भी आपको इनका प्रूफ जानना है तो आप मेरे नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं इन दोनों के प्रूफ। वो मेरे वेबसाइट का लिंक है, ब्लॉगर का, ठीक है, वो मेरे, तो वहां से आप देख सकते हो, वहां पे आप उस लिंक पर जाकर के सिंपली। तो फिर भी मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे छोटा सा बता ही देता हूँ, इसका प्रूफ बताता हूँ, लेकिन इसका अगर आपको इसका भी प्रूफ चाहिए तो आप वहां पे चले जाओ, ठीक है। लेकिन पहले आप समझ तो लो, ये देखो थीटा इक्वल टू एल बाई आर मतलब क्या होता है इसका, ये रेडियन इज कांस्टेंट तो समझ गए, इस थ्योरम 2 का मतलब समझ लो। मान लो जैसे यहाँ पे एक सर्कल है मेरे पास, क्या एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है O, रेडियस है R, यहाँ पे एक पॉइंट A कंसीडर करो, यहाँ पे एक पॉइंट B कंसीडर करो, यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर करो, बढ़िया। यहाँ देख लो, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ। ये आर्क AP जो है, मान लो आर्क AP ये आर्क इक्वल है, आर्क AB को मैं L मान लेता हूँ, मतलब ये R यूनिट्स है, ठीक है, मतलब ये रेडियस के इक्वल है, और ये आर्क लेंथ जो है ये L के इक्वल है, ये आर्क AB का, ये AB का R। तो ये क्या हो गया, 1 रेडियन हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, मान लो इसको थीटा रेडियन या थीटा मान लेते हैं, जो भी आप कह सकते हो, रेडियन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, रेडियन में एंगल होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताया इस फॉर्मूला में, ये देखो कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर, मतलब मैंने इन पे आपसे चर्चा की कि थीटा क्या था, एंगल सबटेंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, हाँ, बट इन रेडियंस, ये बात आप ध्यान जरूर रखना। एल क्या है, आर्क लेंथ ऑफ आर्क विच सबटेंड थीटा एंगल एट द सेंटर, ठीक, मतलब मैं आपको पहले इस डायग्राम से समझा दे रहा हूँ कि थीटा क्या था, वो एंगल था, एल क्या था, आर्क लेंथ था, ठीक है, और रेडियस आर है,
ठीक है। अब आर्क लेंथ आप कोई भी आर्क नहीं ले सकते अपने मर्जी से, वही आर्क लेना जो थीटा एंगल को एट द सेंटर सबटेंड कर रहा हो। जैसे ये देखो ये ही आर्क है, यही थीटा एंगल बना रहा है ना सेंटर पे, तो हम यही एंगल लेंगे, यही आर्क लेंगे सॉरी। और ये थीटा जो है ये रेडियंस में ही होगा, तो आप इसको कभी डिग्री में या ग्रेड में नहीं लिखना, आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको मैंने समझा दिया। देखो यहाँ से मैंने ये जो चीज कंसिडर की, अब यहाँ समझते हैं कि ये आर्क हो गया, ये आर्क हो गया। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि angle subtended the center of a circle is directly proportional to the arc length subtending it। मतलब आप ऐसे समझ लो कि मैं लिख दूं, वो थ्योरम में लिख ही देता हूं। देखो ये 9th में आपने सर्कल में पढ़ा होगा कि एंगल subtended at the center of the circle, angle subtended at the center of the circle is directly proportional to the arc length, ठीक है, which subtends it। ठीक है, या समझ लो इस बात को कि एंगल जो है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से आप एक बात निकाल सकते हो। अब ये थ्योरम मैंने लिख दिया तो मैं इसे मिटा भी देता हूँ, क्योंकि मिटाना जरूरी है ना, ये तो जगह नहीं बनेगा। मुझे जस्ट प्रूफ करना है इसे आपके लिए, वरना मैं इसे प्रूफ ही नहीं करता, क्योंकि इतना इसके प्रूफ पर ध्यान नहीं दिया जाता। मेन फॉर्मूला आना चाहिए, फिर भी को फील दिलाने के लिए मैं इसे प्रूफ कर दे रहा हूँ। तो आपको जब ये बात पता चल गया तो आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि एंगल, जैसे ये ले लेते हैं एंगल ए ओ बी बाई एंगल ए ओ पी, ये देखो एंगल ए ओ बी बाई एंगल ए ओ पी इक्वल टू आर्क, ध्यान से देना, इसके लिए आर्क ए बी लिखेंगे बाई आर्क ए पी लिखेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब आप यही समझ लो ऐसा होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल में आपने देखा होगा ना कि x प्रोपोर्शनल जब मान लो x प्रोपोर्शनल टू d 1 हो और y प्रोपोर्शनल टू y प्रोपोर्शनल टू d 2 हो, ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हम लोग x बाई y करते हैं तो इक्वल टू d1 बाई d2 लिखा जा सकता है। हाँ, जब इनका कांस्टेंट जो है वो सेम हो, ये सेम कंडीशंस में होना चाहिए। सेम कंडीशन में ही है क्योंकि रेडियस तो सेम ही है ना, रेडियस तो बदल नहीं रहा। बढ़िया, तो अब यहाँ पे देखते हैं ये चीज हुआ। अब ये क्या है, AOB है, ये थीटा है, ठीक है, और AOP क्या है, ये 1 है। यहाँ पे देखो आर्क AB क्या है, आर्क AB मेरा है L और आर्क AP है R। तो क्या है यहाँ से आ गया क्या हमारा थीटा इक्वल टू L बाई R, मतलब एंगल सबटेंड द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग दैट एंगल बाई रेडियस ऑफ द circle, but the angle should always remain in radians, angle should always remain in radians, okay। अब हम प्रूफ करते हैं, अब हम एक रिलेशन निकालेंगे किसके बीच में, डिग्रीज और रेडियंस के बीच में। चलिए देखिए, तो मान लेते एक सर्कल, इसका सेंटर है O और रेडियस है R, सर्कल है जिसका सेंटर है और रेडियस है R। इसमें आपको पता है, आपको ये बात पता होगी कि जब आर्क लेंथ भी रेडियस की इक्वल हो तब 1 रेडियन का एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे। बहुत बढ़िया, इसका प्रूफ में जाऊं तो कॉम्प्लेक्स में दे सकता हूं, मैं आपको समझाने के लिए जल्दी बता। तो देखिए 1 रेडियन हो गया, बढ़िया। अब आप समझ लो इसको कि अगर आर लेंथ, मतलब अगर लेंथ ऑफ आर्क r हो तो सेंटर पे एंगल जो सबटेंड होता है वो होता है 1 रेडियन, ठीक है। मतलब 1 यूनिट आर्क लेंथ के लिए 1 बाई आर रेडियन सबटेंड होगा एंगल सेंटर पे, ठीक है। r के लिए अगर 1 रेडियन सबटेंड हो रहा है तो एक यूनिट लेंथ ऑफ आर्क के लिए सेंटर पे 1 बाई आर रेडियन एंगल सबटेंड होगा। तो आपको पता है होना चाहिए कि इसका सरकमफेरेंस कितना होता है, इसका सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ
क्या होता है 2 पाई r होता है ना, आपको पता है ये बात, 2 पाई r होता है। तो जब r लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 1 रेडियन एंगल सबटेंड कर रहा है, एक मतलब यूनिट लेंथ जो है आर्क, मतलब वन यूनिट का जो आर्क है वो 1/r हो रहा है, आपको पता है ये इधर चला गया, 1/r रेडियन सबटेंड कर रहा है। तो उस हिसाब से जो 2 पाई r है, मतलब पूरा का पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो 2 पाई r इंटू 1/r रेडियंस, मतलब r कट गया 2 पाई रेडियंस। आपको ये भी पता है कि एक सर्कल कितनी डिग्रीज के एंगल बनाता है सेंटर पे, 360 डिग्री के एंगल बनाता है ना सर्कल में, सर्कल सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, एक तो ये हो गया रेडियंस में 2 पाई और डिग्रीज में 360 डिग्री। तो हम ये बता सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियंस इक्वल टू 360 डिग्रीज, मतलब पाई रेडियन इक्वल टू, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, पाई रेडियंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, या ऐसे भी लिख सकते हैं पाई रेडियन 180 डिग्री या पाई इक्वल टू 180 डिग्री, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कई तरीके से लिखे जा सकते हैं। मैंने आपको अलग अलग मतलब सिंबल यूज करके, आप ये सी ना भी लिखो तो भी चलेगा, तो वही बातें बता दी। ये चीज याद रखना, इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप ये समझ गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स, जैसे रेडियन में सी सिंबल लिखना जरूरी नहीं है, और एक रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन जब इतना होगा तो एक रेडियन बराबर 180/पाई डिग्रीज होगा, ये भी एक रिलेशन याद रखो। देखो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, पहला आपको याद रखना है यहाँ पे कि पाई इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक, दूसरा इसी से डिराइव हुआ, जब पाई रेडियन 180 डिग्री तो एक रेडियन कितना हो जाएगा 180/पाई डिग्री, और थर्ड फॉर्मूला आप कह सकते हो कि जब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन हो जाएगा। बढ़िया, इतना रेडियन हो जाएगा ना, मैं यहाँ पे रेडियन लिख देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो 3 फॉर्मूलाज तो आपको ले करके ही चलना होगा चैप्टर में। हाँ, एक पहले भी बता चुका हूँ जो कि थीटा इक्वल टू L/r, थीटा रेडियंस में होगा, और बाकी आपको सारी बातें क्लियर है। ये 4 फॉर्मूलाज तो अच्छे से आपको आनी ही चाहिए, ये डेरिवेशन आए ना है, ये बात आनी चाहिए आपको, ठीक है। डेरिवेशन मैंने समझाने के लिए दे दिया आपको इजी वे में। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री, रेडियन और ग्रेड्स के बीच का रिलेशन का। अगर आपको देखो इसका प्रूफ अगर चाहिए तो फिर एक अलग बात हो जाती है। एक टेबल बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सा टेबल बनाता हूँ, उसके बाद उस पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मैं यहाँ पे एक टेबल लिख दिया जिसमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये कुछ कॉमन एंगल्स हैं जो आपको जरूरत जिनके पढ़ते रहेंगे, तो आप चाहे तो इस टेबल को याद कर लें, वरना कोई जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करते रहते याद आ जाएगी। देखिए 30 डिग्री मतलब पाई/6 रेडियन, 45 डिग्री पाई/4, 60 डिग्री पाई/3, 90 डिग्री पाई/2, 180 डिग्री पाई और 360 डिग्री 2 पाई। इसको कन्वर्ट किया कैसे जाता है उसके लिए देख लेते हैं हम। जैसे आपको पता है इस फॉर्मूला से कि 1 डिग्री इतना होता है ना, 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियंस होते हैं। तो अगर मुझे 30 डिग्री के लिए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 30 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, बढ़िया, ठीक, ये कट गया, ये कितना आ गया 6 आ गया, तो मतलब 30 डिग्री इक्वल टू पाई/6 रेडियन। इस तरह से 45 डिग्री के लिए भी आप कर सकते हो, 45 डिग्री के लिए आप करो, जैसे 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई/180 रेडियन। तो 45 डिग्री क्या होगा, 45 डिग्री इक्वल टू 45 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, बढ़िया, ये कट गया 4 बार में, तो आ गया पाई/4 रेडियन। इस तरह से आप बाकी सारे का करना, ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको कुछ प्रैक्टिस होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे खैर क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे इस चीज पे। एक छोटी सी बात आपसे और करनी है, मैं वो भी कर ही लेता हूँ। छोटी सी बात क्या है, डिग्री, रेडियन और ग्रेड के बीच में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो कन्वर्जन के लिए एक फॉर्मूला निकालूंगा मैं, वो देख लेते हैं। मान लो थीटा एक एंगल है, ठीक है, थीटा एक एंगल है जो डिग्रीज में d डिग्रीज है, रेडियंस में r रेडियन है, और ग्रेड्स में g ग्रेड है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। आपको पता है कि एक राइट एंगल
90 डिग्री होता है, एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है, समझ गए आप। इसको ऐसे कर लो, एक डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो 90 डिग्री एक राइट एंगल, तो एक डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/90 राइट एंगल, 1/90 राइट एंगल, ठीक है। तो d डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/90 राइट एंगल, d/90 राइट एंगल्स। अब ये d डिग्री थीटा के इक्वल था, तो थीटा इक्वल टू आ गया d/90 राइट एंगल्स, राइट एंगल्स। बढ़िया है, चलिए इसी तरह से एक और देख लेते हैं। चलो यहीं पे देखते हैं, जगह नहीं है, यहाँ पे देखते हैं कि अब उसी तरह से आप ग्रेड्स में सोचो, तो आपको पता होगा कि 100 ग्रेड्स मिला करके, 100 ग्रेड्स मिला करके एक राइट एंगल बनता है, एक राइट एंगल बनता है। तो एक ग्रेड मैं जी ऐसे लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा 1/100 राइट एंगल्स हो जाएंगे। तो उस हिसाब से जो हमारे पास जी ग्रेड्स होंगे वो g/100 राइट एंगल्स होंगे। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या कहता है, रेडियंस में कहता है। आपको ये बात सिंपल से एक बात पता है कि एक राइट एंगल, ठीक है, मैं राइट एंगल के टर्म्स में ले लूँ। अच्छा चलो, आपको ये फॉर्मूला पता है ना कि पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। रेडियन मैंने बताया कि सी लिखना कोई जरूरी हर बार नहीं है, तो पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। नहीं ये नहीं बताऊंगा इस तरह से, तो फिर डिग्री में आ जाएगा। एक सेकेंड, चलो आपको बताता हूँ। आपको पता है पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो सकता है। अच्छा आपको ये पता है कि 2 पाई रेडियन क्या होता है, 2 पाई रेडियन मतलब क्या होता है। अच्छा छोड़ो, आपको ये बात पता है स्ट्रेट एंगल जानते हो क्या होता है। ये मान लो O है, इस तरह से ये एंगल कितना है, ये 180 डिग्री का एंगल होता है, या जो भी हो। स्ट्रेट लाइन जो एक एंगल बनाता है वो होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल उसको कहते हैं। देखो ये मान लो A है, ये B है, तो एंगल AOB क्या है, ये सीधा लाइन की तरह है ना, तो इसको स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा तो ये स्ट्रेट एंगल होता है, बहुत बढ़िया। और स्ट्रेट एंगल में क्या है देख रहे हो, 2 राइट एंगल्स है ना, एक ये भी है, एक ये भी है, ठीक है। ओके, हम ये भी देख सकते हैं अगर सोचें तो उसी तरह से कितने राइट एंगल्स होते हैं 2 पाई रेडियंस में, मतलब एक सर्कल को कवर करने के लिए चार राइट एंगल्स होते हैं ना 2 पाई रेडियन में। मतलब 2 पाई रेडियन किसका था, एक सर्कल का एंगल था जो सबटेंड हो रहा था सर्कल, पहले भी आपको बताया मैंने। तो ये क्या है, ये इसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 राइट एंगल्स होते हैं, बहुत बढ़िया। तो पाई रेडियंस में कितने राइट एंगल्स होंगे, पाई रेडियंस में 2 राइट एंगल्स होंगे, 2 राइट एंगल्स होंगे। ओके ये बात आप समझ गए होंगे, पाई रेडियन में 2 राइट एंगल्स होते हैं। वही चीज यहाँ पे लिख रहा था, वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा था कि पाई रेडियन में 2 राइट एंगल्स होंगे, 2 राइट एंगल्स होंगे। तो यहाँ से भी दिखा दिया। तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका मतलब एक रेडियन में क्या होगा 2 बाई पाई राइट एंगल्स होंगे, राइट एंगल्स होंगे। ओके तो R रेडियन में ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं, 2R बाई पाई राइट एंगल्स होंगे, बाई पाई राइट एंगल्स होंगे। तीसरा रिलेशन, ये देखो रिलेशन नंबर 1 है, ये रिलेशन नंबर 2 है, और ये रिलेशन नंबर 3 है। इन 3 रिलेशन से हम मतलब बताएंगे कि क्या रिलेशन है इन तीनों के बीच में, मतलब ग्रेड, रेडियन और डिग्रीज के बीच में क्या एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जा सकता है जिससे हम तीनों में आपस में कन्वर्जन इजीली कर सकें। ऐसे डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन तो आपको जो बताया है वही अच्छा है। यहाँ हम देख लेते हैं इसमें, तो देखिए सिंपल सा है, समझते हैं तीनों जगहों से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल गया कि जी ग्रेड्स इक्वल टू थीटा ही है ना, तो यहाँ पे थीटा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, ये रिलेशन अब कंप्लीट हुआ। उसी तरह से यहाँ पे मैं थीटा इक्वल टू 2R बाई पाई लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, दरअसल ये थर्ड रिलेशन में आता है, ठीक है, ये थर्ड रिलेशन जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि ये यहाँ पे ये R रेडियन के इक्वल थीटा है, यहाँ से ले लिया। यहाँ से जी ग्रेड क्या है, थीटा के इक्वल है, तो थीटा इक्वल टू g/100 भी होगा, ठीक है। इसको लिख दूँ अलग से, तो यहाँ देख लो, लिख देता हूँ, देखो ना आप यहाँ पे
जी ग्रेड्स इक्वल टू जी बाई 100 राइट एंगल्स है ना, तो थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ना जी ग्रेड राइट एंगल्स, मतलब जी ग्रेड राइट एंगल्स नहीं, जी अपॉन 100 राइट एंगल्स। चलो यहीं से आप देख लो ना, यहाँ पे उतना क्लियर नहीं लिख पाया ना, यहीं से आप देख लो इस बात को, ठीक है। तीन रिलेशन यूज करेंगे, ये भी सेकंड रिलेशन है, सेकंड रिलेशन तो ये है, यहाँ से आप इसको भी समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए अब तीनों रिलेशन को मिलाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे राइट एंगल्स में लिखना भूल गया था, तीनों रिलेशन को देखो, देखो थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तीनों थीटा है ना, हाँ? तो एलएचएस किसी का अगर इक्वल होगा, ये एलएचएस है, तो आरएचएस भी इक्वल होगा, तो उस हिसाब से ये d बाई 90, देखो अब मैं आरएचएस सारे इक्वल कर दूंगा, g बाई 100 और 2r बाई पाई, ये इक्वल हुआ। और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अगर आपको जेई के लिए प्रिपरेशन करो तो ये तो आना ही चाहिए, ऐसे बोर्ड में ग्रेड रेट का कोई जरूरत नहीं है, आप बाकी सबसे काम करो। इस रिलेशन को आप याद रख लो, इसका डेरिवेशन दे दिया, नहीं भी देता तो चलता। एक और बात, जिन दो थ्योरम्स का मैंने डेरिवेशन नहीं दिया है वो आप मेरे वेबसाइट पे मतलब ब्लॉग पे जा करके, जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जा करके आप वहाँ से आप ले सकते हो उनका डेरिवेशन उन थ्योरम्स का। तो बस इसी के साथ एंड करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हर एक टाइप की प्रॉब्लम्स को, ठीक है, हम हर टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, चाहे वो टफ से टफ प्रॉब्लम हो, आर डी शर्मा के टफ से टफ लेवल 2 का प्रॉब्लम, आर डी शर्मा का जिन्होंने बनाया होगा उन्हें पता होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ बाय, टेक केयर एंड स्टडी, ठीक है। भैया के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बहुत मेहनत की आपके लिए, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट जरूर करना अगर आपको डेरिवेशन पे भी लेक्चर चाहिए तो, वीडियो चाहिए तो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, थैंक यू।